So hello and welcome you all first year engineering students. You are most welcome to this 5 important topic series. जैसा कि पहले हम इस यूनिट में दो टॉपिक यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं और ये रही हमारी यूनिट नंबर 3। तो यहाँ पर बिना किसी हम एक्स्ट्रा बात करे हुए इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर यूनिट 3 में ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस से। हम थोड़ा सा यूनिट 2 में भी यहाँ पर देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर कोडिंग को भी एक हल्के से कुछ कोड्स को भी देखेंगे। अगर यहाँ पर आप लोगों को कोडिंग में भी प्रॉब्लम है या कुछ स्टार्ट नहीं किया है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं आराम से। आप थ्योरी भी लिख कर आ सकते हैं, लेकिन ये जो कोडिंग वाला पार्ट है ये थोड़ा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है यहाँ पर। जो यहाँ पर आपकी कॉपी चेक करेगा और इसमें क्या होता है, आपको लिखना कम पड़ता है थोड़ा और आप पेज ज़्यादा भर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पर entirely built around the concept of classes and objects। यहाँ पर मैं मार्कर यूज़ करता हूँ। classes and objects which serve to securely model real world entities within the software। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके ये यहाँ पर रियल वर्ल्ड एंटाइटीज़ को डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर ही सिम्युलेट कर सकता है। हम देखेंगे यहाँ पर कैसे, कुछ एग्जांपल की हेल्प से। तो यहाँ पर फर्स्टली हम देख लेते हैं क्लास। व्हाट इज़ अ क्लास? एक क्लास क्या है? एक क्लास की बहुत बेसिक डेफिनेशन है कि अ क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट। ठीक है, तो आप लोग एक ब्लूप्रिंट समझते हैं, जैसे कि अगर एक घर का नक्शा है यहाँ पर, तो घर का नक्शा क्या है? एक्चुअली एक ब्लूप्रिंट है। वो एक्चुअल जगह वो कहीं पर नहीं ले रहा है, लेकिन वो एक डिज़ाइन है कि कहाँ पर कमरे होंगे, कहाँ पर किचन होगा, बेडरूम होगा, या XYZ कहाँ पर कौन सी चीज़ होगी यहाँ पर, लेकिन वो खुद कोई जगह नहीं ले रहा है। तो ऐसी क्लास यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चरल टेम्पलेट है किसी ऑब्जेक्ट का। ये यहाँ पर कोई जगह स्पेशल मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, ना कोई जगह ले रहा है। तो इट डिफाइंस द कॉमन प्रॉपर्टीज़। इसमें क्या रहता है, इसके अंदर डेटा मेंबर्स रहते हैं, वेरिएबल्स रहते हैं और बिहेवियर। जिस बिहेवियर को हम बोलते हैं फंक्शंस, कोई चीज़ क्या बिहेवियर या क्या फंक्शन करेगा, तो बिहेवियर फंक्शन या मेथड्स क्या होंगे, ये रहता है। और दैट विल बी शेयर्ड बाय अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उनको इस्तेमाल करेंगे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डिफाइनिंग अ क्लास डज नॉट एलोकेट एनी फिजिकल मेमोरी। हम पहले बात कर चुके हैं कि क्लास कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं करती है, यहाँ पर एक लॉजिकल स्ट्रक्चर रेडी करती है। अब नाउ व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है यहाँ पर एक क्लास के अंदर। रियल वर्ल्ड इंस्टेंस है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर कार नाम की, यहाँ पर क्लास, हमने कार नाम की क्लास बनाते हैं, तो कार तो यहाँ पर कई टाइप की हो सकती हैं, अलग अलग कंपनीज़ की कार हो सकती हैं। ठीक है, तो ये उसके ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन उस कार के अंदर जैसे यहाँ पर बात किया कि कुछ डेटा मेंबर्स क्या होंगे, तो उस कार में कुछ उसका ब्रांड होगा, कुछ मॉडल होगा, कुछ प्राइस होगा, कुछ यहाँ पर उसका एवरेज होगा, और उस कार का यहाँ पर फंक्शंस, यहाँ पर जो बिहेवियर पूछा गया है, तो उसके बिहेवियर्स को यहाँ पर अलग अलग कारों के रखेगा कि उस कार की यहाँ पर क्या बिहेवियर, कितनी ज़्यादा उसकी स्पीड है, या अलग अलग फंक्शन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज instantiated created in the program, the operating system allocates the memory for it. A program can instantiate multiple completely independent objects from a single class blueprint। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्लास हमने बनाई है कोई ब्लूप्रिंट, उस ब्लूप्रिंट की हेल्प से कई सारे उस ब्लूप्रिंट के जो ऑब्जेक्ट डिफाइन है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ पर एक कोड यहाँ पर है, C+ में बेसिक कोड है। यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर एक हेडर फाइल इसकी इंक्लूड कर दी है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, यहाँ पर हेडर फाइल है। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड हमने यूज़ किया। अब हमने यहाँ पर जनरेट किया एक क्लास को, क्लास लिखा, क्लास के लिए क्लास लिखेंगे। देन कार यहाँ पर जनरेट किया, उसके डेटा को पब्लिक किया, और हमने कहा उस कार का एक यहाँ पर मेंबर फंक्शन है, मेंबर है इस कार का, वेरिएबल मेंबर, टॉप स्पीड कार की। तो उस कार की जो टॉप स्पीड है वो इंटीजर ही होगी, तो हम यहाँ पर इंटीजर उसको डिफाइन कर देंगे। और यहाँ पर एक फंक्शन हम लोग लिख देंगे, एक फंक्शन है डिस्प्ले करो स्पीड को। और यहाँ पर हमने वॉइड इसलिए रखा है, वॉइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कोई भी, समझ रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर ये सी आउट करेगा, जब भी इसको हम कॉल आउट करेंगे टॉप स्पीड को कॉल आउट करेगा। तो आपने कहा कि ये तो रिटर्न में सी आउट दे रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पर सी आउट क्या है, टॉप स्पीड हार्ड कोडेड है कि यहाँ पर कोई किसी टाइप की कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम कोई सम करते किसी फंक्शन में, और यहाँ पर अगर उस सम में हम रिटर्न में उसके सम, एक्चुअली हम A+B का सम को ही, रिजल्ट को ही रिटर्न करेंगे, तो हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन रिटर्न कर रहे हैं, तो हम फिर यहाँ पर इंटीजर का यूज़ करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर वॉइड का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हार्ड कोडेड यहाँ पर हमने सी आउट यहाँ पर निकाल रहे हैं।
यहाँ पर हमने इस फंक्शन को बंद कर दिया है और इस क्लास को भी फाइनली बंद कर दिया है। फिर हमने अपना इंटीजर मेन यहाँ पर बनाया। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट, हमने क्लास, पहले हम क्लास का नाम रखेंगे, फिर क्लास के नाम के बाद हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्पोर्ट्स कार, और स्पोर्ट्स कार डॉट टॉप स्पीड यहाँ पर नाम से हमने उसको, जो स्पोर्ट्स कार जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम रखेंगे, बीच में एक फुल स्टॉप लगाएंगे, और यहाँ पर उसको जो भी हम एक वेरिएबल देना चाह रहे थे, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या हम उसको देना चाह रहे थे, एट्रीब्यूट टॉप स्पीड, तो उसकी टॉप स्पीड हमने 250 सेट कर दी है। और यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कार, अब हम यहाँ पर फंक्शन को यहाँ पर कॉल आउट करेंगे, तो हमने स्पोर्ट्स का उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, यहाँ पर टाइप किया, और फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया, और इस मेंबर यहाँ इसका जो फंक्शन था मेंबर फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल आउट कर दिया कि डिस्प्ले करो स्पीड। तो डिस्प्ले स्पीड फंक्शन क्या कर रहा था, यहाँ पर डिस्प्ले स्पीड टॉप स्पीड को आउट कर रहा था, और टॉप स्पीड क्या है यहाँ पर 250। तो रिटर्न में हम लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, टॉप स्पीड 250। जैसा कि अगर इस कोड को मैं आपको थोड़ा रन करके दिखाता हूँ, तो इस कोड को हम यहाँ पर रन करते हैं। उसके लिए इस कोड को कॉपी कर लेते हैं पूरे कोड को, कंट्रोल सी। उसके बाद यहाँ पर हमने कंपाइलर ओपन कर लिया है, कंट्रोल वी, और इसको हम यहाँ पर रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने टॉप स्पीड प्रिंट कर दिया है 250। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगली यहाँ पर टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है और डिस्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, मैनेजिंग मेमोरी एफिशिएंटली इज क्रिटिकल इन सी प्लस प्लस। सी प्लस में सही बात है, मेमोरी मैनेज करना बहुत क्रिटिकल है। तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर यहाँ पर स्पेशल मेंबर फंक्शंस हैं यहाँ पर, जो कि क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली लाइफ साइल मेंटेन करते हैं। ये बड़े शब्द हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं समझ में आए होंगे तो नीचे समझते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्टर क्या है, a constructor is a special member function that is automatically invoked the exact moment an object is created. Its primary purpose is to initialize the object data members and allocate required resources. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक कंस्ट्रक्टर क्या है, एक ऐसा फंक्शन है यहाँ पर जो हम लोग क्रिएट करेंगे क्लास में, और ये अपने ही यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मतलब फंक्शन इन्वोक हो जाएगा जैसे ही हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हुआ वो फंक्शन अपने आप ही इन्वोक हो जाएगा, हमको उस फंक्शन को अलग से इन्वोक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट मस्ट नॉट हैव, वन सेकेंड कलर चेंज कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इट मस्ट नॉट हैव द एग्जैक्ट इट मस्ट हैव द एग्जैक्ट सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ। एक मेंबर फंक्शन का नाम क्लास के नाम से ही होता है, सॉरी कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से ही होता है। जैसे कि अगर हम एक कंस्ट्रक्टर का नाम है, क्लास का नाम है यहाँ, तो एक कंस्ट्रक्टर का नाम एक तो एक कंस्ट्रक्टर तो एक कंस्ट्रक्टर का नाम एक क्लास के नाम पे ही होता है। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर का नाम एक क्लास के नाम पे ही यहाँ पर होता है। जैसे कि अगर क्लास कार है यहाँ पर, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी कार ही होगा, और ये कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ पर नहीं देगा, ये वॉइड तक नहीं यहाँ पर रिटर्न करेगा। और इट इज़ जनरली डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास, और इसको पब्लिक सेक्शन में हम लोग डिक्लेयर इसलिए करते हैं ताकि इसको ऑब्जेक्ट बार बार इसको एक्सेस कर सके। डिस्ट्रक्टर, अगर कंस्ट्रक्टर अपने आप क्रिएट हो रहा है तो डिस्ट्रक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो a डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन an object goes out of scope or is explicitly destroyed. Its primary purpose is to free up memory and release any resources the object held during its lifetime, preventing memory leaks. तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टर कितना अच्छा काम कर रहा है कि आप समझिए कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, डिस्ट्रक्टर यहाँ पर बनाया। पहले अगर हम एक चीज़ देखें, डिस्ट्रक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि हमने कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया था, क्लास का नाम ही कंस्ट्रक्टर के नाम पर यहाँ पर रखा था, कार क्लास है तो कंस्ट्रक्टर क्लास है। तो ऐसे डिस्ट्रक्टर को भी कार के नाम पे ही रखेंगे, मतलब क्लास के नाम पर ही रखेंगे, लेकिन उसके आगे सिंबल को लगा देंगे। इसको सिंबल को हम कहते हैं टिल्ड सिंबल। ये आपके लैपटॉप या कीबोर्ड के जो सबसे स्टार्टिंग में एस्केप के नीचे बटन है वहाँ पर होता है टिल्ड कैरेक्टर। हम टिल्ड कैरेक्टर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो वो डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो डिस्ट्रक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्ट्रक्टर भी डिलीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट उस डिस्ट्रक्टर से कुछ रिसोर्सेज अगर यहाँ पर वो यूज़ कर रहा था, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिलीट हुआ तो तुरंत डिस्ट्रक्टर डिलीट हो गया, वो कुछ उतनी मेमोरी को यहाँ पर फ्री कर देगा। और इट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न टाइप।
तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, मतलब कोई इनपुट भी नहीं लेगा, ना कोई रिटर्न टाइप देगा। और देयर कैन ओनली बी वन डिस्ट्रक्टर पर क्लास, और एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसका कोड हम यहाँ पर देखें तो इसके कोड को पहले हम यहाँ पर कॉपी करके रन करते हैं। सो कोड कॉपी, ठीक है। पहले हम इस कोड को यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए हमने बॉयलर प्लेट को यहाँ पर लिखा सी प्लस प्लस में, हैश इंक्लूड आएगा स्ट्रीम नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई डेटाबेस कनेक्शन, उसके डेटा को हमने पब्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन नाम से क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है क्योंकि क्लास के नाम पर ही है यहाँ पर। और सी आउट में हमने दिया कि ये क्या देगा हमको, कनेक्टेड। ना ये वॉइड है यहाँ पर, इसका कोई भी टाइप, ना ये रिटर्न टाइप दे रहा है, ना इसका खुद का कोई टाइप है। और यहाँ पर हमने क्या क्रिएट किया, टिल्ड साइन को लगाकर एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। और इस सी आउट में क्या देगा हमको, डिसकनेक्टेड। इंटीजर मेन में हमने क्या किया, डेटाबेस कनेक्शन क्लास रखी और यहाँ पर डीबी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसको हम रन करते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो डेटाबेस कनेक्शन था, आपने हमने यहाँ पर किसी भी फंक्शन को यहाँ पर क्या किया है, हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है, कॉल आउट नहीं किया है, लेकिन तब भी अपने यहाँ पर रन हो चुका है। तो यहाँ पर कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड इसने यहाँ पर शो कर दिया है। देन अब हम लोग यहाँ पर आते हैं इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप। ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनहेरिटेंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, इसके सारे टाइप्स भी लिखने को आते हैं। तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच a new class, child class, derived or subclass automatically acquires the properties and functionalities of an existing class, parents base or superclass. This is primary mechanism for achieving massive code reusability. ठीक है, बहुत इंग्लिश थी यहाँ पर। तो हम लोग समझते हैं इनहेरिटेंस का मतलब सीधा सीधा क्या है कि यहाँ पर हम अगर एक हमने क्लास बनाई है और हम यहाँ पर एक अगर पेरेंट एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, तो जो यहाँ पर पेरेंट क्लास की यहाँ पर जितनी मेंबर फंक्शन या फिर उसके जो बिहेवियर्स थे या फिर उसके डेटा मेंबर्स थे, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, जो हम बस नहीं हो तो बीच में टूट जाता ना लाए जाए सही। चलो तो इनहेरिटेंस पे आ रहा, रुक जाओ हम तुम, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप। ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स। बहुत बार आपके बीसी के पेपर में आए हैं और उसमें टाइप्स तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है, यहाँ पर इनहेरिटेंस नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ न्यू क्लास, चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास या एक सब क्लास ऑटोमेटिकली एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास, पेरेंट बेस या सुपर क्लास। दिस इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर अचीविंग मैसिव कोड रीयूजेबिलिटी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारी इंग्लिश लिखी है, लेकिन इसको साफ शब्दों में अगर समझें तो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या कर रहा है कि पेरेंट क्लास से अगर हम चाइल्ड क्लास या कोई डिराइव्ड क्लास एक सब क्लास बनाते हैं, तो अगर जितने ही मेंबर फंक्शंस यहाँ पर या उसकी फर्स्ट फंक्शनैलिटी हो गई या एट्रीब्यूट्स हो गए जितने भी उसके, तो उस पेरेंट क्लास के हम सारे एट्रीब्यूट्स को चाइल्ड क्लास में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमको बार बार उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो क्या होता है यहाँ पर कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है कि हमने एक बार उनको पेरेंट क्लास में यहाँ पर यूज़ कर दिया है, तो अब दोबारा हम उसको चाइल्ड क्लास में सीधा ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पेरेंट क्लास या बेस क्लास जो सुपर क्लास है उससे हम इसको ला सकते हैं चाइल्ड डिराइव्ड सब क्लास में। यहाँ पर इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या क्या हैं, यहाँ पर टाइप्स बहुत ज़रूरी है यहाँ पर पढ़ना, टाइप बार बार पूछे गए हैं। तो टाइप्स में यहाँ पर आता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या है, एक ड्राइव्ड क्लास होगी जो डेटा लेगी अपने पेरेंट या बेस क्लास से। मल्टीपल इनहेरिटेंसेस में क्या है कि यहाँ पर वन डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस साइमल्टेनियसली। मतलब एक क्लास होगा और वो दो पेरेंट क्लास का यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स होगा उनको लेगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि अ ड्राइव्ड क्लास एक्ट एज अ बेस क्लास। अब यहाँ पर आप लोग समझिए कि मान लीजिए जैसे एक क्लास है क्लास C1, C2, C3। C1 अगर पेरेंट है और C2 डिराइव्ड है, तो C2 यहाँ पर C2 के कैरेक्टर इनहेरिट करेगी, C1 के कैरेक्टर इनहेरिट करेगी C2, और C2 एज अ अब यहाँ पर पेरेंट क्लास बन जाएगी और उसके कैरेक्टर इनहेरिट करेगी यहाँ पर C3। और फिर आता है एक हायरार्कियल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इंडिपेंडेंट डिराइव्ड क्लासेस इनहेरिटेड फ्रॉम वन सिंगल बेस क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जांपल है अ व्हीकल बेस्ड क्लास ब्रांचिंग इनटू कार, ट्रक, मोटरसाइकिल
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही क्लास से क्या हो रहा है, मल्टीपल ब्रांचिंग क्लास निकल के आ रही है। जैसे हमने व्हीकल क्लास बनाई, तो व्हीकल के अंदर पहले क्या होगा, एक क्लास हमने बनाई कार क्लास, ट्रक क्लास, एक मोटरसाइकिल क्लास। तो यहाँ पर कार भी, फिर कार के अंदर भी हम और सब क्लास बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ कार भी कई टाइप की होती हैं, यहाँ पर ट्रक्स भी कई टाइप की, मोटरसाइकिल भी कई टाइप की। और यहाँ पर हाइब्रिड इनहेरिटेंस के कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। अगर इनमें से किसी भी दो या दो से ज़्यादा इन इनहेरिटेंस को अगर कंबाइन कर दें तो एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाएगा। फिर उसके बाद आता है फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी की तरह बिल्कुल। ओवरलोडिंग यहाँ पर क्या है, ओवरलोडिंग आप यहाँ पर थोड़ा हर चीज़ का कोड के एग्जांपल से भी समझेंगे, और आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं इसको। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज द प्राइमरी वे सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंट्स compile time polymorphism. It allows developers to define multiple behavior for a single identifier depending on the context in which it is used. ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या है कि ये एक्चुअली कंपाइल टाइम, जब कंपाइल हो रहा होता है कोड, तो उस टाइम पर ये क्या होता है, अप्लाई हो जाता है। इस यहाँ पर मेन चीज़ है क्या, फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर हम इसको साफ शब्दों में समझें, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि अगर बहुत सारे फंक्शन हैं, उनका सेम ही काम है। मान लो यहाँ पर सम हो रहा है, सम, या फिर ये एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर क्लास है प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या कर रहा है, इंटीजर प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर डबल डबल का मतलब होता है यहाँ पर 8 बिट वाले यहाँ पर जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, और स्ट्रिंग यहाँ पर हो गई जाइक जो मल्टीपल कैरेक्टर्स एक साथ आते हैं, कोई नेम या फिर प्रॉपर जो कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंटर अलग अलग चीज़ों को प्रिंट कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रिंट ही कर रहा है। तो हम फंक्शन का नाम एक ही होगा, लेकिन वो अपने 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 इनपुट के हिसाब से कंपाइलिंग के टाइम पे वो हर फंक्शन हर इनपुट के हिसाब से अपना अपना काम करेगा। तो यहाँ पर अगर हम जब इंटीजर डालेंगे तो प्रिंट फंक्शन काम करेगा, इनपुट में हम डबल देंगे तो यहाँ पर ये वाला डबल प्रिंट का फंक्शन काम करेगा, और स्ट्रिंग देंगे तो स्ट्रिंग प्रिंट का फंक्शन काम करेगा। और इसका एडवांटेज क्या है कि कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर हम प्रिंट का काम कर रहे हैं तो हम सारे फंक्शन को ही प्रिंट का नाम दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहाँ पर इसको आपको ज़्यादा इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली इसका कोड थोड़ा टफ है, तो इतना ज़रूरी नहीं कि आपको समझ में आए इसका कोड। ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउज प्रोग्रामर टू redefine the way standard C++ operators like plus minus asterisk और equal to वर्क वैन अप्लाइड टू यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हेल्प से जो हमारी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं और स्टैंडर्ड C++ ऑपरेटर्स हैं, उनको हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कि हम उसको अपने हिसाब से कोई नया काम करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम कि प्लस ऑपरेटर यहाँ पर क्या काम करता है, दो मैट्रिक्स को यहाँ पर ऐड कभी नहीं कर सकता, बिल्कुल। प्लस ऑपरेटर यहाँ पर दो एक्चुअली इंटीजर्स को ऐड कर सकता है, लेकिन हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि प्लस ऑपरेटर को टीच कर सकते हैं एक मैट्रिक्स ऐड करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि मैट्रिक्स 1 और 2 क्रिएट कर सकते हैं, और हम उसको ऐड कर सकते हैं उस एक मैट्रिक्स 3 को क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर हमको कुछ इसके इंपॉर्टेंट अगर हम और पॉइंट्स पे ध्यान दें, सो यू कैन नॉट क्रिएट न्यू ऑपरेटर्स, ओनली ओवरलोड एग्जिस्टिंग वंस। तो हम यहाँ पर नए ऑपरेटर नहीं बना सकते, जितने ऑपरेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हम उन्हीं को बस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सम ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, कुछ ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकते, जैसे कि यहाँ पर रेजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया, और एस्ट्रिक हो गया, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर ओवरलोडेड ऑपरेटर्स कैन बी मेंबर फंक्शंस और फ्रेंड फंक्शन। तो ये ऑपरेटर यहाँ पर मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन भी हो सकते हैं। सो गाइज यूनिट 3 के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को इस वीडियो की हेल्प से समझ में आया होगा, और आप लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियो पहले ही देखी होंगी, और आप आगे आने वाले कंटिन्यूस लेक्चर को देखिएगा, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन BC की काफ़ी अच्छे से हो पाए। और ये आप लोगों का लास्ट एग्ज़ाम है, तो इसको आप अच्छे से दीजिएगा, ताकि आप थोड़ा सा CGPA में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ला सकें। और यहाँ पर BC का पेपर आसान ही आता है, इतना टफ पेपर कभी नहीं आता है। और यहाँ पर जनरली अगर आप लोगों को कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो रही हो, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो हम उसके लिए एक नया वीडियो बना सकते हैं। एंड थैंक यू, मिलते हैं 4th लेक्चर में।